हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.4 के बारे में। गणित विषय की प्रश्नावली 2.4 को पढ़ने से पहले हम 2.1, 2.2 और 2.3 प्रश्नावली पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुपद की मुख्य बातों को हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे बहुपद की परिभाषा, बहुपद के पद, बहुपद की घात, बहुपद का मान तथा शेषफल प्रमेय के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इससे आगे बात करेंगे शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के बारे में। चूँकि शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय लगभग समान ही है, बस फर्क ये है कि शेषफल प्रमेय ज्ञात करने के लिए शेषफल प्रमेय का उपयोग हम किसी भी बहुपद में अन्य बहुपद यानी भाजक बहुपद का भाग देने पर बचने वाले शेषफल को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लेते हैं। यहाँ पे अब आई है गुणनखंड प्रमेय, हम इसमें पढ़ेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी भाजक का भाग भाज्य में देने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वह भाजक उस भाज्य बहुपद का गुणनखंड होता है। चूँकि ये बात हम प्रश्नावली 2.3 की 3 के क्वेश्चन 3 में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले वही बात आएगी जिसको हम बोर्ड पे लिख के हल करने का काम करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस प्रकार से दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। अब x प्लस 1 हमें जो दिया गया है वो एक प्रकार से किसका काम करेगा? भाजक का काम करेगा, भाजक का काम करेगा। और ये जो बहुपद दिए हुए हैं, पहले 1 दिया, 2, 3 पॉइंट वाइज दिए गए हैं, ये हमें भाज्य के रूप में काम लेने हैं। अब भाजक यानी कहने का मतलब इसका भाग अगर इसमें दे तो क्या भाग पूरा पूरा जाता है, और जिस संख्या में किसी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या उसकी गुणनखंड कहलाती है। तो इसके लिए हमें शेषफल प्रमेय का ही एक आगे का रूप यानी उसका थोड़ा सा मॉडिफाई रूप एक होता है गुणनखंड प्रमेय, उसको हम समझ लेते हैं कि गुणनखंड होने के लिए क्या शर्त होती है। गुणनखंड प्रमेय हम पढ़ेंगे। गुणनखंड प्रमेय समझने के बाद हम इस प्रश्न के सभी पॉइंटों को हम कर सकेंगे। यहाँ पे हमें दी गई है गुणनखंड प्रमेय, हमने लिख ली कि गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। वास्तव में अगर देखें तो ये शेषफल प्रमेय का ही एक आगे का रूप है, मॉडिफाई रूप है। यानी शेषफल अगर 0 बचेगा, भाजक का भाग देने से अगर शेषफल 0 बचेगा तो वो गुणनखंड होगा। यही शेषफल प्रमेय है, गुणनखंड प्रमेय है। ये प्रमेय हम प्रश्नावली 2.3 के तीसरे क्वेश्चन में हम ये बात हम कर चुके थे। लेकिन अब चूंकि ये पूरी प्रश्नावली, इस प्रश्नावली का पूरा क्वेश्चन ही इस गुणनखंड प्रमेय पे आया है, तो हम इस गुणनखंड प्रमेय को दोबारा से ऐसे लिख के रख लेते हैं कि भाजक के शून्यांक को भाज्य में रखते हैं तो प्राप्त होने वाली राशि क्या होती है? क्या होता है? शेषफल। प्राप्त होने वाली राशि या चाहे शेषफल बोल दें, प्राप्त होने वाली राशि चाहे शेषफल, प्राप्त होने वाली राशि यदि 0 हो तो वह भाजक उसका गुणनखंड होता है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब भाजक का शून्यांक यानी x माइनस x प्लस 1 का शून्यांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले x प्लस 1 का शून्यांक, x प्लस 1 का शून्यांक ज्ञात करने के लिए उसको शून्य के बराबर रख के पक्षांतरण करके चर का मान निकालते हैं। जो चर का मान आता है वही उसका शून्यांक होता है। x बराबर -1 इसका शून्यांक है, x बराबर -1 इसका x प्लस 1 का शून्यांक है। अब x बराबर -1 अब ना भाज्य बहुपद है ना, भाज्य बहुपद कौन सा है?
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? शेषफल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? शेषफल। अगर वो शेषफल 0 है तो ये भाज्यक इसका गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं है तो भाज्यक इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं x बराबर -1 यानी जो भाज्यक का शून्यांक है उसको हम भाज्य में रख रहे हैं, भाज्य के शून्यांक को भाज्य में रखने पर यहाँ तक का काम कर रहे हैं तो रख रहे हैं। तो इस बहुपद को हम p से डिनोट करके लिख देंगे, यानी पॉलिनोमियल्स का जो हम मान अब ले रहे हैं इस पॉलिनोमियल्स का वो इसके शून्यांक यानी -1 के लिए ले रहे हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा? x क्यूब यानी -1 पे घात 3 प्लस x स्क्वायर मतलब -1 पे घात 2 प्लस x तो प्लस -1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस पे घात विषम आई, माइनस पे घात सम और विषम माइनस संख्या होती है उस पर घात सम है या विषम है उससे हमें पता चल जाता है कि आने वाली संख्या सम माइनस की होगी या प्लस की होगी। तो माइनस पे घात किसकी आई है? विषम घात आई है तो इसका मतलब संख्या तो आएगी विषम। अब देखते हैं संख्या पर घात कितनी है, वो तो आगे बात करते हैं। 1 पर घात 3 है तो वो 1 पर घात कितनी भी हो 1 ही होता है। प्लस ये माइनस पे घात सम है, 2 सम संख्या है तो आएगी संख्या प्लस की। 1 पर घात 2 है तो 1 आएगा। प्लस और माइनस ये लगातार आ जाते हैं तो माइनस प्लस 1 बराबर देखो यहाँ -1 आ गया, यहाँ +1 आ गया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ +1 आ गया, माइनस का प्लस से कट गया, माइनस का प्लस से कट गया, बराबर में क्या बचा? 0 बचा। अब यहाँ जो बात हमने प्रश्न में शुरू की थी उसको लास्ट में लिख के बताना है कि x प्लस 1 बहुपद x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है, गुणनखंड है क्योंकि शेषफल 0 के बराबर प्राप्त होता है। ये अब पहले पार्ट की बात हो गई। अब इसी प्रमेय के द्वारा हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जितने भी पार्ट है इसमें उन सभी पार्टों की बात करते हैं। तो ये समझ लेने के बाद हम चलते हैं आगे के बिंदु नंबर भाज्य, नया भाज्य होगा प्रश्न, तो ये भाज्य नया होगा उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा जो इसका उप प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि अब की बार हमें ये जो बहुपद मिला है ये भाज्य बहुपद बदल के दिया, पहले उप प्रश्न की बजाय दूसरे उप प्रश्न का भाज्य अलग है। काम तो सब में यही करना है तो हम लिख देते हैं सबसे पहले भाजक का शून्यांक। भाजक क्या है? x प्लस 1 का शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 के बराबर शून्य रखेंगे और x का मान आ जाएगा -1 पक्षांतर से। ये क्या है? x प्लस 1 का शून्यांक है, यानी चर का कौन सा मान शून्यांक है? x बराबर -1 किस बहुपद का शून्यांक है? भाजक बहुपद का शून्यांक है। तो भाजक बहुपद के शून्यांक जिसको क्या बोलते हैं? x बराबर -1 भाज्य में रखते हैं। तो अपना भाज्य बहुपद कौन सा है? भाज्य बहुपद है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1 में रखते हैं। तो क्या प्राप्त होगा? शेषफल प्राप्त होगा। लेकिन जो शेषफल प्राप्त होगा वो शेषफल यदि 0 हुआ तो ये भाजक इस भाज्य या ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा। ऐसा ये शेष गुणनखंड प्रमेय बता रही है हमें, ऐसा हमें गुणनखंड प्रमेय बता रही है। तो इस पॉलिनोमियल्स को p से डिनोट करके -1 के लिए रख रहे हैं, बराबर में -1 पर घात
4 प्लस माइनस 1 पर घात 3 प्लस माइनस 1 पर घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस पे घात सम तो संख्या आएगी प्लस की, 1 पर घात 4 तो 1 प्लस माइनस पे घात विषम तो संख्या आएगी माइनस पे 1 पर घात 3 तो 1 प्लस माइनस पे घात सम तो संख्या आएगी प्लस की और 1 पर घात 2 तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बराबर, यहाँ चिन्हों की जो यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है वहाँ एक ही चिन्ह लिखेंगे। 1 2 चिन्ह अलग अलग प्रकार के हैं तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये प्लस माइनस से कट, ये प्लस माइनस से कट, बराबर क्या बचा 1, बराबर क्या बचा 1। अब हमें यहाँ लिखना होगा कि भाजक बहुपद के शून्यांक से प्राप्त होने वाला शेषफल 0 नहीं है, अतः भाजक बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है। ये हमें लिख के बता देना है कि भाजक बहुपद x प्लस 1 के शून्यांक से प्राप्त होने वाला मान, जो मान हमें प्राप्त हुआ ना, ये मान प्राप्त होने वाला मान, इसके शून्यांक से ही हमने प्राप्त किए, प्राप्त होने वाला मान क्या है वो नहीं लिखना है। प्राप्त होने वाला मान शून्य नहीं है, यानी शेषफल। प्राप्त होने वाला मान होता क्या है, शेषफल होता है। प्राप्त होने वाला मान शेषफल है। प्राप्त होने वाला मान शेषफल 0 नहीं है, अतः भाजक बहुपद का गुणनखंड नहीं है। 0 हो तो भाजक उसका गुणनखंड होता है, 0 नहीं हो तो भाजक उसका गुणनखंड नहीं होता है। ऐसी है शेषफल गुणनखंड प्रमेय। अब इसके उप प्रश्न 2 को कर लेने के बाद उप प्रश्न 3 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बताओ इस बहुपद का ये गुणनखंड है क्या। तो बात तो सब में वही है, क्या क्या करना है, सबसे पहले भाजक अपना क्या है, x प्लस 1 का शून्यांक ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, x प्लस 1 का शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर रखते हैं, x बराबर माइनस 1, यानी चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे वो है x बराबर माइनस 1। अब x बराबर माइनस 1 जो आया है को, x बराबर माइनस 1 को अपना जो भाज्य बहुपद है, भाज्य बहुपद क्या है, x की घात 4 प्लस 3 x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस x प्लस 1 में रखने पर, इसमें हम रख रहे हैं, इसमें रखने पर क्या हो जाएगा देखो। अब जो पॉलिनोमियल्स से हम डिनोट कर देंगे, यानी हम इस बहुपद को p-1 के लिए निकाल रहे हैं। कौन से बहुपद को, जो प्रश्न में दिया गया है -1 के लिए। क्यों, क्योंकि भाजक का शून्यांक -1 है, इसलिए -1 x पे घात 4 थी तो -1 पे घात 4 प्लस 3 x पे घात 3 है तो -1 पे घात 3 प्लस 3 x पे घात 2 है तो -1 पर घात 2 प्लस x है तो प्लस -1 प्लस 1। देखो ऋणात्मक संख्या पर घात सम प्लस की संख्या आएगी, 1 पर घात 4 1 आएगा प्लस 3 ऋणात्मक संख्या पर घात विषम माइनस की आएगी, 1 पर घात 3 1 ही आएगा प्लस 3 ऋणात्मक संख्या पर घात सम, इसका मतलब सम धन संख्या आएगी, मतलब धनात्मक संख्या आएगी। 1 पर घात 2 1 ही होता है, प्लस माइनस हो जाता है -1, ये प्लस 1। देखो 1 3 और -1 गुणा होकर आ जाएंगे -3, 3 और 1 गुणा होकर आ जाएगा +3, माइनस का 1 और प्लस का 1। यहाँ पे देखो ये 1 जो प्लस का था ये माइनस के 1 से कट गया, 3 जो माइनस का था प्लस के 3 से कट गया, बराबर क्या बचा 1 बचा। सेम हो कि वही बात लिखनी है, क्या 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 बात लिखनी है, भाजक बहुपद x प्लस 1 के शून्यांक
से भाज्य बहुपद का मान क्या है, शेषफल होता है। भाज्य बहुपद का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, शेषफल के बराबर होता है। भाज्य बहुपद का मान 0 नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, 0 नहीं है। अतः x प्लस 1 बहुपद x की घात 4 प्लस 3 x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं होगा। इस प्रकार से हम पार्ट नंबर 3 को कर चुके हैं। अब इसका एक पार्ट और बच गया, उसको भी हम कर लेते हैं। तो चलो, इसके पार्ट नंबर 4 में क्या संख्या दी गई है, हम ऐसा बोलेंगे कि क्या भाज्य दिया गया है। क्यों, इसका भाग देना है तो कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो कोई भी बहुपद किसी का गुणनखंड कब होता है, जो भाज्यक बहुपद होता है उसके शून्य को भाज्य में रखते हैं तो प्राप्त होने वाली राशि क्या होती है, शेषफल। यदि वह 0 है तो वह उसका गुणनखंड यानी भाज्यक उसका गुणनखंड होता है। तो सब बार बार ये क्वेश्चन कर ही रहे हैं, 3 क्वेश्चनों को हमने कर लिया। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। भाजक अपना क्या है, x प्लस 1 का शून्य ज्ञात करते हैं। चलो, x प्लस 1 का शून्य बार बार हम कर रहे हैं, बराबर में 0 रखना होता है, x बराबर -1, ये उस भाजक का शून्य आ गया। अब x बराबर जो -1 यानी जिस भाजक का शून्य आया को अब की बार भाज्य बहुपद है अपना, भाज्य बहुपद है x की घात 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x 2 प्लस अंडर रूट 2 गुणा में x प्लस में अंडर रूट 2 में रखने पर इसमें हम मान रखेंगे। कौन सा मान, भाजक का शून्यांक मान। क्या प्राप्त होगा, शेषफल। अगर वो 0 हुआ तो क्या हुआ, भाजक गुणनखंड हो जाएगा। 0 नहीं हुआ तो भाजक गुणनखंड नहीं होगा। तो देखते हैं क्या आता है। x की घात 3 इस p से डिनोट कर देंगे पॉलिनोमियल्स के लिए, बराबर -1 पर घात 3 माइनस -1 पर घात 2 माइनस x बराबर -1 मान जो है वो हम इसमें रखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स नाम देंगे -1 लिखिए, x पे घात 3 तो -1 पे घात 3 माइनस x स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 के घात गुणा में x तो गुणा में -1 प्लस अंडर रूट 2, ये सामने लिख दिया। अब ऋणात्मक संख्या पे घात 3 आई, इसका मतलब ऋणात्मक संख्या ही रहेगी। 1 पर घात 3 मतलब -1 माइनस ऋणात्मक संख्या पे घात सम तो धनात्मक संख्या आएगी, और 1 पे घात 2 तो 1 आएगी माइनस। अब यहाँ पे ये जो गुणा यहाँ हो रहा है ना, इसको हम यहाँ लेके आ जाते हैं एक बार। इस कॉस्ट को बाद में लिख देंगे, 2 प्लस अंडर रूट 2, ये प्लस में अंडर रूट 2। यहाँ पे देखो -1 ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 से ये संख्या गुणा होगी तो आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2। ये माइनस माइनस को एक बार गुणा कर दिया, प्लस अंडर रूट 2 ये वाला। -1 और -1 कितना हो जाता है, -2। फिर ये +2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ -2 प्लस 2 से कट गया, बराबर में कितना बचा, 2 अंडर रूट 2। नॉट इक्वल टू 0 है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हमें लिखना ये है कि x माइनस x प्लस 1 के शून्यांक से बहुपद x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2
x प्लस अंडर रूट 2 का मान जो शेषफल होता है, शेषफल 0 नहीं है, अतः x प्लस 1 गुणनखंड नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो बात पूछ रहा है वो बात वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछी थी, बस फर्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में सबके लिए भाजक एक ही था, मतलब समान था। x प्लस 1 जो था वो सबके लिए समान था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर दिया, सबके लिए भाजक अलग, सबके लिए भाज्य अलग। बस फर्क बस इतना ही है कि भाजक का अलग अलग शून्यंक ज्ञात करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भाजक का जो हम शून्यंक निकाल रहे थे वो समान भाजक होने के कारण समान शून्यंक आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भाजक अलग है तो शून्यंक भी अलग आएंगे। अब इस प्रश्न में जो भाजक दिया है उस बहुपद का नाम दे दिया gx, तो हमें क्या लिखना है कि भाजक बहुपद gx बराबर x प्लस 1 का शून्यंक ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में किया था वही करना है सब में ही काम। तो x प्लस 1 का शून्यंक ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर रखते हैं और x का मान जो आता है यानी चर का जो मान आता है वो उस बहुपद का शून्यंक होता है। यानी इस बहुपद में gx अपना किसका काम कर रहा है, gx काम कर रहा है भाजक का, और ये px किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है भाज्य का। तो अब gx के शून्यंक का मान px में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा। यदि वह शेषफल 0 है तो क्या होगा, भाजक उसका गुणनखंड हो जाएगा। यदि शेषफल 0 नहीं है तो भाजक उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो x बराबर -1 भाज्य बहुपद अपना क्या है, px है, बराबर क्या है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 में रखने पर, इसमें रखते हैं तो क्या आता है देखो, p के लिए हम डिनोट कर देंगे अब की बार -1, यानी इस बहुपद को -1 के लिए हल कर रहे हैं। तो 2 गुणा -1 पे घात 3 प्लस -1 पे घात 2 माइनस 2 गुणा -1 माइनस का फिर एक और बार 1, क्या आ जाएगा देखो, 2 तो है ऋणात्मक घात पे विषम तो ऋण संख्या, 1 पे घात 3 तो 1 प्लस ऋणात्मक संख्या पे घात सम तो धनात्मक संख्या, 1 पे घात 2 तो 1, -2 और -1 गुणा होके क्या आ जाएगा प्लस का 2, ये एक बार -1 है, एक बार -1 है, 2 गुणा -1 कितना हो जाएगा -2, ये प्लस 1, ये प्लस 2, ये -1, माइनस का 2 प्लस के 2 से कटा, प्लस का 1 माइनस के 1 से कटा बराबर 0। अब वो हमें लिखना है कि gx के शून्यंक से px का मान क्या है, शेषफल। px का जो मान आता है यानी gx के शून्यंक से जो px का मान आता है वो क्या होता है, शेषफल। 0 प्राप्त हुआ, अतः जो gx है अपना वो px का एक गुणनखंड होगा। ऐसा ही हमने शुरू में लिखा था, ऐसा ही लिखा था कि gx px का गुणनखंड है तो इसमें गुणनखंड है। अब क्यों है वो तो हमें पता चलता है शेषफल प्रमेय से। ऐसा अब इसके पार्ट नंबर 2 की यानी उप प्रश्न दूसरे के दूसरे पॉइंट की बात करते हैं।
दूसरा प्रश्न अपना जो है वो है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये जो बहुपद है ना पी एक्स, ये एक प्रकार से भाज्य बहुपद है, यानी इसमें भाग देना है, और ये है भाजक बहुपद, इसका भाग देना है। ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए, बस लिखनी जरूरी नहीं है कॉपी में या परीक्षा में आए तो लिखनी जरूरी नहीं, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा इसमें हो रहा है। अब हमें क्या करना है, जो भाजक बहुपद कौन सा है, gx क्या है, x प्लस 2 का क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं, x प्लस 2 के बराबर में शून्य रखते हैं, और चर का जो मान आता है पक्षांतर से वही उसका शून्यांक होता है। अब क्या करना है, भाजक के शून्यांक को भाज्य में रखते हैं, यानी x बराबर -2 अपना जो भाज्य बहुपद है, भाज्य बहुपद अपना क्या है, px है, जिसका मान क्या है, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, शेष पर प्राप्त होगा, वो हम लास्ट में लिख देंगे। प्राप्त होने वाली ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं रख कर शेष फल प्राप्त करना, शेष फल प्राप्त, बात एक ही है, शेष फल तो प्राप्त होगा ही, लिखो तो भी होगा, नहीं लिखो तो भी शेष फल प्राप्त हो जाएगा। अगर वो शेष फल 0 हुआ तो भाजक उसका गुणनखंड हो जाएगा, अगर शेष फल 0 नहीं हुआ तो भाजक उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो अब पॉलिनोमियल्स को, यानी इस p को -2 के लिए हल कर रहे हैं। -2 के लिए कौन से को, इसको -2 पे घात 3, क्योंकि x के घात 3 थी, प्लस 3 के गुणा में x² था तो 3 के गुणा में -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 के गुणा में x था तो 3 के गुणा में -2 आ गया, प्लस का 1 और था तो प्लस का 1 आ गया। ऋणात्मक संख्या विषम घात तो ऋणात्मक, 2 पे घात 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, प्लस ऋणात्मक संख्या पे घात सम तो प्लस की संख्या, धनात्मक संख्या 2 पे घात 2 तो 4, प्लस यहाँ पे देखो इस 3 को इस -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का 1 ही आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 12, 4 × 12, माइनस का 6 प्लस का 1। माइनस माइनस वाली संख्या कितनी है, 8 और 6 14, और प्लस वाली कितनी है, 13। बराबर में क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। क्या ये माइनस का 1 0 है, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे कि x, हम लिख देंगे x प्लस 2 का शून्यांक, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x में रखने पर शेष पर 0 प्राप्त नहीं हुआ, अतः भाजक इसका गुणनखंड नहीं है। ऐसे लिखेंगे gx के शून्यांक से px का मान होता क्या है, शेष फल होता है, मान 0 नहीं आया, 0 नहीं होता है या नहीं आया है, नहीं होता है, अतः जो gx है ना कोमा px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से ये हमने दूसरे के दूसरे पार्ट को किया। अब हम दूसरे के दूसरे पार्ट को समझने के बाद दूसरे के तीसरे पार्ट को कर लेते हैं। इसमें भी जो बात आई है वो नई बात कुछ नहीं है, वही यही बात है कि ये तो अपना है भाज्य, ये अपना भाज्य है, ये अपना भाजक है। 3 काम करना होता है। सबसे पहले भाजक अपना है gx है, उसका मान x - 3 है का शून्यांक ज्ञात करेंगे। इसका क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए जिस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें उसको शून्य के बराबर रखो और उस चर का मान ज्ञात करो
पक्षांतर द्वारा x बराबर 3 जो है वो इस भाजक बहुपद के लिए शून्यांक है। अब x बराबर 3 अपना जो भाज्य बहुपद है, भाज्य बहुपद को px से दर्शाया गया है, उसका मान है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 में रखने पर होगा क्या, शेषफल प्राप्त होगा। अगर शेषफल 0 हुआ तो उसका गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो भाजक उसका गुणनखंड नहीं होगा। अब p को हम 3 के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे x पे घात 3 थी तो 3 पे घात 3 हो जाएगी, माइनस का 4 आने के बाद x² था तो 3² हो जाएगा, प्लस x था तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 6 था तो प्लस 6 ही रह जाएगा। 3 पर घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 4 के गुणा में क्या आ जाएगा 9, प्लस का 3 प्लस का 6 बराबर क्या है 27 माइनस 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखो प्लस प्लस वाली संख्या 27 और 3 30 और 6 36 और माइनस वाली संख्या 36 बराबर क्या रहा 0 बचा। अब बराबर 0 बचा, इसका मतलब ये हुआ कि gx के शून्यांक से px का मान जो क्या है, जो शेषफल है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः प्रश्न क्या है, gx, px का गुणनखंड होगा। इस प्रकार से हम इस पहले और दूसरे क्वेश्चन में इस गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके हमने इस पूरे प्रश्न को हल कर लिया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बात वो की वही है। इस गुणनखंड प्रमेय को अच्छी तरीके से समझाने के लिए उसने कह दिया कि ये उसका गुणनखंड है, तो कोई एक लुप्त संख्या k ज्ञात कीजिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करके इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे क्वेश्चन में भी शेषफल प्रमेय का ही प्रयोग होना है, लेकिन तीसरे प्रश्न में लिखा गया है कि प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक स्थिति में अगर आप x माइनस 1 का शून्यांक रखोगे तो जो मान प्राप्त होगा, यानी जो शेषफल प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा, तभी तो वो उसका गुणनखंड होगा। तो हमें इसमें शेषफल प्रमेय का ही एक प्रकार से प्रयोग करना है, लेकिन बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें पहले से ये दिया गया है कि ये x माइनस 1 प्रत्येक स्थिति के लिए गुणनखंड है। तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले ऐसे लिखेंगे कि यहाँ दिया गया है कि x माइनस 1 प्रत्येक स्थिति का गुणनखंड है, अतः x माइनस 1 का शून्यांक x बराबर 1 प्रत्येक स्थिति में रखेंगे तो प्राप्त होने वाला मान जो शेषफल होता है, प्राप्त होने वाला मान कोष्टक शेषफल 0 होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले इस शेषफल प्रमेय को एक अलग रूप में लिख के हल करने का प्रयास करते हैं। यह हमने शेषफल प्रमेय को एक नए रूप में या उसी बात को अलग रूप में लिख लिया है। इसमें पहले तो हमने लिखा था कि गुणनखंड कब होता है, गुणनखंड तब होता है जब उसके शून्यांक मान को बहुपद में रखते हैं तो प्राप्त होने वाला मान शेषफल 0 होगा तो गुणनखंड होगा। यहाँ कह दिया कि गुणनखंड तो है, तो अब क्या करना है, गुणनखंड है इसका मतलब दिया गया है कि x माइनस 1 प्रत्येक px का गुणनखंड है। x माइनस गुणनखंड है इसलिए x माइनस 1 का शून्यांक मान क्या होता है, x बराबर 1 प्रत्येक px बहुपद में रखने पर प्राप्त होने वाला मान क्या होगा, शेषफल वो क्या होगा 0 होगा। 0 होगा तभी तो ये गुणनखंड है, तभी ये 0 होगा, 0 है तभी गुणनखंड होगा। दोनों बातों को एक दूसरे के विपरीत अर्थ में हम काम ले सकते हैं। अब देखिए
अब हमें इसमें यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार अपना जो बहुपद है अक्ष में वो अगर 1 में रखें, बहुपद को हम 1 में रखें तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 का गुणन, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब x माइनस 1 का शून्यांक x बराबर 1, इस पद में रखने पर मान 0 होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर ये पॉलिनोमियल्स 1 में 0 है तो इसको लिखते हैं x पे घात 2, इसका मतलब पॉलिनोमियल्स 1 बराबर 1 पर घात 2 प्लस 1 प्लस k बराबर किसके होगा? 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक मान x माइनस 1 का शून्यांक है और शून्यांक मान से प्राप्त होने वाला x माइनस 1 उसका गुणनखंड है और गुणनखंड के शून्यांक से प्राप्त होने वाला मान 0 होता है, शेषफल 0 होता है। 1 की घात 2 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0। इसमें क्या आ जाएगा? 2 प्लस k, 2 प्लस k बराबर 0, तो k का मान कितना आ जाएगा? -2। k का मान कितना आ जाएगा? -2। पक्षांतर से यहाँ जुड़ रहा है वो यहाँ घट जाएगा। यही बात इसके उप प्रश्न दूसरे और तीसरे में भी लिखेंगे, क्योंकि बात सब में यही कही गई है कि प्रत्येक में x माइनस 1 का गुणनखंड है, प्रत्येक px का गुणनखंड है, ये प्रत्येक px का गुणनखंड है, तो इसके शून्यांक को प्रत्येक px में रखेंगे, क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। और जो k संख्या आई है उसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो इसके दूसरे उप प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलो, इसका दूसरा जो अपना पार्ट दिया गया है, px का जो मान दिया गया है वो इस प्रकार से 2x² प्लस kx प्लस √2 अब यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि x माइनस 1 प्रत्येक px का गुणनखंड है, अतः x माइनस 1 का शून्यांक x बराबर 1 प्रत्येक px बहुपद में रखने पर प्राप्त होने वाला मान 0 होगा, क्योंकि गुणनखंड है उसका। तो हम क्या लिखेंगे? P1 पॉलिनोमियल्स 1 में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स 1 में 2 गुणा 1 पर घात 2 प्लस k के गुणा में x है तो k के गुणा में 1 प्लस √2 इसके बराबर 0 आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स 1 0 है, क्योंकि शेषफल 0 आएगा। यहाँ पे 2 गुणा 1 पे घात 2 1 प्लस k गुणा 1 k प्लस √2 बराबर 0। 2 गुणा 1 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे, k के माइनस में चला जाएगा 2 और माइनस में चला जाएगा √2। अगर इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा प्लस का 2, अंदर बचेगा प्लस का √2। इस प्रकार से ये k का मान दूसरे पॉइंट के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आसान से सवाल है, बस बात हमें पता होना चाहिए कि गुणनखंड प्रमेय में किस प्रकार से शेषफल ज्ञात किया जाता है। शेषफल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड प्रमेय में भाजक का शून्यांक भाज्य में रखना होता है, तो उसका शेषफल भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणनखंड होता है, जो बहुपद गुणनखंड होता है उसके शून्यांक मान से तो px का मान भी यानी शेषफल भी 0 ही प्राप्त होगा। तो इसके पार्ट नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तीसरे जो उप प्रश्न में या तीसरे बिंदु में लिखा गया है कि अब की बार बहुपद क्या है? kx² माइनस √2 इंटू x प्लस 1 ऐसा लिखा गया है। तो अगर इस प्रकार का बहुपद है और उसका एक गुणनखंड x माइनस 1 है, इसका मतलब तो ये होगा x माइनस 1 के शून्यांक को इसमें रखेंगे तो जो प्राप्त होने वाला मान या प्राप्त होने वाला शेषफल है वो 0 होगा। तो हम इस पॉलिनोमियल्स में P1 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? k के गुणा में x² था
तो k के गुणा में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √2 के गुणा में x था तो √2 के गुणा में 1 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में क्या आना है, 0 आना है, क्योंकि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है और गुणनखंड का शून्यांक मान रखने से इस बहुपद का मान 0 आएगा। के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस √2 1 से गुणा होगा तो √2 ही आएगा, प्लस का 1 बराबर 0। के 1 से गुणा होगा तो के ही आएगा, माइनस √2 आएगा प्लस 1 बराबर 0 आएगा, बराबर 0 आएगा। के का मान कितना हो जाएगा, के के बराबर में ये √2 तो जाएगा प्लस का, क्यों माइनस का इधर इस तरफ भेज रहे हैं बराबर के, और ये 1 जाएगा माइनस का। इस प्रकार से ये के का मान हमने, आसान क्वेश्चन है वैसे, कुछ इसमें कठिन नहीं है, बस तथ्य हमें ये पता होना चाहिए कि अगर x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो x माइनस 1 के शून्य को इसमें रख के 0 के बराबर रखना है, इसको 0 के बराबर रख के आप पक्षांतरण से k का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लास्ट बिंदु, चौथे बिंदु को भी हम पढ़ लेते हैं, तीसरे के। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा या तीसरे का जो चौथा उप क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन या तीसरे प्रश्न का चौथा भाग है, उसमें लिखा गया है px का मान kx² माइनस 3x प्लस k दिया गया है और उसका एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 अगर इसका गुणनखंड है तो x माइनस 1 के शून्यांक मान x बराबर 1 है को px में रखेंगे तो प्राप्त होने वाला मान जो शेषफल होता है वो क्या होता है, 0 होगा। तो यहाँ पे हम इसको p1 लिख देते हैं, बराबर में k1 पे घात 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस k का k बराबर में क्या आना है, 0, बराबर में 0 आना है, हमने ऊपर तथ्य लिख दिया। अब देखिए k पर घात 1 पर घात 2 थी तो 1 ही आना है, माइनस 3 गुणा 1 3 हो गया, प्लस का k हो गया बराबर 0। अब क्या लिखा है, ये k गुणा 1 k ही हुआ, माइनस 3 प्लस k बराबर 0। यहाँ k और k दो बार अगर जुड़ रहा है तो 2k हो जाएगा, बराबर में ये 3 जो यहाँ घट रहा है ये प्लस में यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे अब जो k का मान आ जाएगा वो 3 तो यहाँ है ही, k के गुणा वाला इसमें भाग में चला जाएगा। इस प्रकार से ये k का मान हम याद कर सकते हैं। इस प्रश्न में महत्वपूर्ण बात बस इस तथ्य की है कि इस तथ्य को हम किस प्रकार से लिख के हल करें, बाकी क्वेश्चनों को तो 2-3 लाइन में हम हल कर पा रहे हैं, आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। इस प्रश्नावली के हिसाब से इस प्रश्न को हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला जो प्रकार है यानी पहला जो तरीका है वो ये है कि इस मध्य पद का विभाजन कर दो। इस विधि को क्या कहते हैं, मध्य पद विभाजन विधि। विभक्त बोल दो या विभाजन बोल दो या टुकड़ा बोल दो, मध्य पद विभाजन विधि। अब मध्य पद विभाजन विधि में हमें क्या करना होता है, जो बीच का पद आया है क्या -7, मध्य पद -7x आया है, उसके 2 टुकड़े इस हिसाब से करो कि उसका गुणनखंड इन दोनों, ये लिखना नहीं है, ये हमें समझना है कि विभाजन किस प्रकार से होता है। इसका गुणनखंड शुरुआती और अंतिम पद जो है ना, शुरुआती और अंतिम पद क्या है, 12x² प्लस 1, इन दोनों के गुणनखंड के बराबर आ जाए। इसका गुणनखंड क्या होता है, 12x² प्लस और 1 का गुणन प्लस 1 का गुणनखंड क्या होता है, 12x² ही होता है। अब इस 7x को भी हम 2 ऐसे भागों में बांट दे, विभक्त कर दे, ताकि उसका गुणनखंड भी क्या आए, 12x² आए। तो मेरे ख्याल से हम अगर इसको इस प्रकार से बांट सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अनंत तरीके इसके, लेकिन -6x और एक बार -x ये हो सकता है, -5x और -5
2 अक्स, ये भी 7 अक्स है, माइनस का 4 अक्स और माइनस का 3 अक्स, ये भी हो सकता है, माइनस का 3 अक्स और माइनस का 4 अक्स, चलो ये तो सेम हो गया, ये एक तो ये हो सकता है। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, कैसे, जैसे देखो माइनस का 8 अक्स हो गया और प्लस का अक्स हो गया, ये भी तो ऑल ओवर माइनस का 7 अक्स है। लेकिन यहां ध्यान देना है कि हमें जिन दोनों संख्याओं को विभक्त करने के बाद दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड लाना है वो प्लस का लाना है। किसका लाना है? प्लस का लाना है। इसका मतलब दोनों गुणनखंड यानी इसके विभक्त होने वाले दोनों पदों का चिन्ह क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, चाहे तो वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। तो प्लस का तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस को विभक्त कर दे, माइनस संख्या को अगर दो भागों में बांटे तो दोनों को माइनस माइनस रख के हल कर ले, ताकि माइनस माइनस रख के हल करने से जो गुणनखंड वाली संख्या आएगी जिसको हमें 12 अक्स स्क्वायर लाना है वो प्लस किया जाए। जो गुणनखंड वाली संख्या आएगी वो किस किया जाए? प्लस किया जाए। तो अब देखो यहां पे ये भी 7 अक्स है, माइनस का 7 अक्स है, ये भी माइनस का 7 अक्स है, ये भी माइनस का 7 अक्स है। अब इसका विभाजन हम कौन सा लेंगे? अगर इन दोनों को हम गुणनखंड करें तो ये आ जाता है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 अक्स स्क्वायर। ये तो नहीं है काम का क्योंकि गुणनखंड इसके बराबर नहीं है। ये भी माइनस का 7 अक्स है लेकिन गुणनखंड करके चेक करते हैं कि ये काम का है नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुणा 2 10 अक्स गुणा अक्स स्क्वायर, ये भी नहीं आया इसके बराबर। इसको चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुणा 4 12, 4 या 12 और अक्स स्क्वायर, ये काम का है। अब की बार जो ये गुणनखंड है ये गुणनखंड अब की बार काम का है। ये इस प्रकार से हम 7 अक्स को विभक्त करेंगे। इस प्रकार से हम किसको विभक्त करेंगे? 7 अक्स को विभक्त करेंगे। इस प्रकार से क्यों करेंगे? क्योंकि जो विभक्त में जो दोनों संख्याएं उनका गुणनखंड यहाँ पे प्रथम और तृतीय यानी पहली और लास्ट संख्या के गुणनखंड के बराबर है। तो देखो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? 12 अक्स स्क्वायर तो है ही, चलो माइनस का पहले तो लिखेंगे 4 अक्स, फिर लिखेंगे माइनस का 3 अक्स, प्लस का लिखेंगे 1। मध्य पद का विभाजन हमने किस प्रकार से किया ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम और बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 अक्स जो था ना माइनस का, ये माइनस का 7 अक्स ही है। इसको 2 बार लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसका विभक्त करके हम कॉमन लेंगे। और कैसे लिख दिया? इन दोनों का गुणनखंड इन दोनों के गुणनखंड के बराबर आना चाहिए। ये विधि है विभाजन विधि। दूसरी एक विधि है, दूसरी विधि ये है कि जो अचर पद है ना उसके सभी संभावित गुणज लिखो, उसके सभी संभावित गुणनखंड या गुणज लिखो। अब उन सभी संभावित गुणनखंडों को यानी उन सभी संभावित गुणनखंडों को चर के बराबर रख के एक बहुपद बनाओ। उस बहुपद का आप भाग दो। इसमें भाग देने के बाद शेषफल अगर 0 है तो वो एक अपना गुणनखंड हो जाएगा, शेषफल 0 नहीं है तो वो गुणनखंड नहीं होगा। इस प्रकार से वो जांच करने वाली विधि उसका अगले प्रश्न में उसका अध्ययन करेंगे। इसमें यहीं तक ये समझ लेते हैं। तो इसका विभाजन हमने इस प्रकार से कर लिया। अब विभाजन कर लिया तो अब देखो इन दोनों में से एक संख्या कोई कॉमन आ रही हो, इन दोनों में से कॉमन आ रही है, अक्स दोनों में है तो अक्स कॉमन आ जाएगा। देखो ये 4 गुणा 3 है, ये 4 गुणा 1 है तो 4 दोनों में है कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या बचेगा? 3 अक्स और इसमें बचेगा माइनस का 1। इन दोनों में से अगर हम माइनस का 1 कॉमन ले लें तो यहां तो प्लस का 3 अक्स बच जाएगा, ये एक माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 पदों वाला बहुपद हो गया। इस 4 अक्स की गुणा में ये कोष्टक है, इस माइनस 1 की गुणा में ये कोष्टक है। जो कोष्टक है ना 3x माइनस 1, ये और कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 4 अक्स और यहाँ बचेगा माइनस का 1। इस प्रकार से ये इसका गुणनखंड हो गया। इस प्रश्न में बस विभाजन किस प्रकार से करना है वो थोड़ा दिमाग लगाना है। इसको आप अपने दिमाग की कसरत से ही विभाजन को हल कर सकते हो। सारे विभाजन को लिखकर उसमें से एक का चयन करना थोड़ा लंबा और बहुत लंबा यानी अनंत विभाजन हो सकते हैं, तो अनंत प्रकार है। तो
तो वो हम क्या करेंगे, अपने दिमाग से करके, विभाजन को दिमाग से करके आगे प्रश्नों को ऐसा तो समझ लिया था विभाजन किस प्रकार से होगा। मध्य पद का विभाजन ऐसा होगा कि इन दोनों मध्य पदों में बनने वाले दोनों नए पदों का गुणनखंड पहले और लास्ट पद के गुणनखंड के बराबर होता है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिए अगला जो अपना क्वेश्चन दिया गया है वो है 2x प्लस 7x प्लस 3, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इस दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मध्य पद का विभाजन करना है, या लिख देते हैं मध्य पद विभाजन करना, मध्य पद विभाजन। अब मध्य पद विभाजन किस प्रकार से करेंगे, इस 7x के दो टुकड़े ऐसे करो कि इसका और इसका गुणनखंड पहले तो चेक करो क्या आता है। दोनों संख्या प्लस की है तो प्लस का आएगा, दोनों में 2 और 3 आया मतलब 6 आएगा, x स्क्वायर आए मतलब इसका गुणनखंड क्या आएगा 6x स्क्वायर आएगा, इसका और इसका गुणनखंड तो 6x स्क्वायर आएगा। तो अब इस 7x को हम ऐसे कैसे बांटे कि 6x स्क्वायर आ जाए, तो यहां पे अब हमें क्या करना होगा, 6 और 1 बांट लेंगे, यानी इस जो 7x को है ना हम एक बार 6x लिख देंगे और एक बार सीधा x लिख देंगे। तो ये है तो 7x का 7x ये 7x है, नीचे हमने ये लिखा, लेकिन इसका गुणनखंड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा जितना कि इन दोनों का गुणनखंड हो रहा था। प्लस है दोनों प्लस आ जाएंगे, 6 गुणा 1 6 आ जाएंगे, x गुणा x स्क्वायर आ जाएंगे। तो मध्य पद का विभाजन हो गया। मध्य पद का विभाजन होने के बाद शुरू वाला पद तो यहाँ लिख दिया x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या करना होता है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेके, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेके हम हल करेंगे। कैसे, इन दोनों में देखो x दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसमें तो 2 गुणा 1 है, इसमें 2 गुणा 3 है, तो इसमें 2x कॉमन लेने के बाद x बचेगा और इसमें 2x लेने के बाद 3 बचेगा, 3 बचेगा। प्लस इसमें से कॉमन आने वाला कुछ नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ नहीं है, तो 1 मान देंगे और x प्लस 3 लिख देंगे। यहाँ पे देखो x प्लस 3 इसमें भी आया इसमें भी है, तो x प्लस 3 को फिर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ 2x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। इस प्रकार से हम इसको दूसरे पार्ट को कर लिए हैं। अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब मध्य पद का विभाजन करना है, तो मध्य पद का विभाजन चाहे किसी क्वेश्चन में करना हो, तरीका तो वही है। कौन सा तरीका, कि इन दोनों का गुणनफल इस मध्य पद के विभाजन के बाद आने वाले पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का गुणनफल आएगा क्या, देखो 6x स्क्वायर और माइनस के 6 को गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल आता है माइनस का 36x स्क्वायर। तो इस 5 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि जो गुणनफल लाना है वो माइनस का लाना है। किसका लाना है, माइनस का लाना है। तो अब की बार हमें क्या करना है, एक संख्या को प्लस का रखना है, एक संख्या को माइनस का रखना है। अब प्लस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए क्योंकि उसका जोड़ बाकी करने के बाद प्लस वाली संख्या बचनी चाहिए ना। अब एक आइडिया लगाते हैं कि प्लस का 6 और माइनस का 1 लिख सकते हैं, लेकिन उससे गुणा करने से 36 नहीं बनेगा। अगर प्लस का 7 और 2 लिखें, माइनस का 7 प्लस का और 2 माइनस का रखें तो भी दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 14। 8 और कितना रखें 3 रखें तो 24 आ रहा है। 9 रखें प्लस का और 4 रखें माइनस का, तो प्लस का 5 तो बच जाएगा, लेकिन उसका गुणनफल भी 9 चौक 36 आ जाएगा। तो इसका हमें एक मौखिक रूप से ये प्रश्न का ये मध्य पद का विभाजन हमें दिमाग की कसरत से हल करना है। तो इसका अगर 36 x स्क्वायर लाना है तो इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो 5x है ना इसकी जगह हमें 9x माइनस का 5x लिखना पड़ेगा, सॉरी 4x लिखना पड़ेगा। 9x में से 4x आ जाता है, होता तो 5 का 5 है, लेकिन 9 चौक 36 वो भी माइनस के, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का आएगा, 9 चौक 36 आएगा, x गुणा x स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये माइनस का 6 जो है वो का वो। अब देखो इनमें से कॉमन आ जाएगा वो लिख देंगे, इनमें से कॉमन आएगा वो लिख देंगे।
इसमें अक्स तो आएगा ही कॉमन, चलो अक्स कॉमन आएगा। इसमें 2 गुणा 3 है, इसमें 3 गुणा 3 है, तो 3 भी आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2 अक्स और यहाँ बचेगा प्लस का 3। यहाँ पे देखो माइनस का 2 कॉमन आएगा, माइनस का 2 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, 2 अक्स और माइनस प्लस का 3 बचेगा। इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या बचेगा, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 2 बच गया, 3x माइनस 2। इस प्रकार से ये जो संख्या आई है ये एक प्रकार से इसका गुणनखंड के रूप में आ गई। इस प्रकार से अब हम चौथे क्वेश्चन को भी हम आगे हल करेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा है, चौथे क्वेश्चन में लिखा है कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखिए बात तो सब में समान ही रहनी है, उसमें तो जैसे सूत्र और तथ्य और जो कोई परिमेय होती है वो किसी प्रश्न के लिए अलग नहीं होती है, सब प्रश्नों के लिए समान ही होती है। तो इस मध्य पद का विभाजन करना है तो यहाँ लिख देंगे मध्य पद, मध्य पद विभाजन, मध्य पद का विभाजन। अब यहाँ पे मध्य पद है क्या, माइनस का अक्स है। अब माइनस के अक्स को 2 भागों में बांटना है और वो किस रूप में बांटना है कि उस दोनों का गुणन फल जो आए वो 3x स्क्वायर के -4 से गुणा करने पर आने वाली -12x स्क्वायर आ जाए, -12x स्क्वायर आ जाए। अब -12x स्क्वायर इस माइनस अक्स के विभाजन से लाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो एक डायरेक्ट रूप से ही मैं बता रहा हूं, आप दिमाग से सोच के बार बार सोच के करना कि अगर मैं 3x -4x करूं इसकी जगह, तो ये क्या है वास्तव में, ये माइनस का अक्स ही तो है, 3x में से 4x कम होता है तो माइनस अक्स ही बचता है। और इसका गुणन खंड भी, गुणनफल भी चेक करो, 4 और -3, माइनस का 4 और 3 गुणा होकर माइनस का 12 आ जाएंगे, अक्स गुणा अक्स, अक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये मध्य पद का विभाजन हुआ। इसका प्रथम पद क्या था 3x स्क्वायर, इसका अंतिम पद क्या था 4। अब क्या करना होता है, इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है वो लिख देंगे, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो लिख देंगे। अब कॉमन आएगा क्या, देखो इसमें अक्स तो तीनों में है, दोनों में है, शुरू वाले दोनों में, और 3 भी शुरू वाले दोनों में है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, इसमें सिर्फ एक अक्स बचेगा, इसमें बचेगा 1। इस प्रकार इसमें -4 कॉमन लेने के बाद x प्लस 1 बचेगा। x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, तो x प्लस 1 और कॉमन आ गया। x प्लस 1 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, इसमें तो बचेगा 3x और इसमें बचेगा -4। इस प्रकार से इसने इस चौथे प्रश्न को हमने सभी भागों को आसानी से ज्ञात कर लिया। आसान क्वेश्चन है, बस इसमें दिमागी कसरत इतनी है कि मध्य पद का विभाजन क्या करें। अब मध्य पद के विभाजन को आप बार बार प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से उस मध्य पद के विभाजन को समझ सकेंगे। इस प्रश्न को मात्र वीडियो में देख लेने मात्र से या एक बार किसी अध्यापक से पढ़ लेने मात्र से हल कर पाना उतना संभव नहीं है जितना आप बार बार प्रयास करके, बार बार अभ्यास करके हल करोगे। तो आप इस प्रश्न को एक बार आप समझ लीजिए, दोबारा आप खुद कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, तब आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हर जगह परीक्षा हॉल में चाहे किसी टेस्ट में आप हल कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब बात करेंगे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5वें की। 5वें क्वेश्चन में लिखा गया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछा गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें एक सिंपल अगर हम बात करें तो इसका तरीका ये है, केवल इस प्रश्न को ये ऐसे कर पाएंगे और आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें 1 या 2 प्रकार की बातें या 2 प्रकार के तथ्य हमें पता होना चाहिए। जैसे इसमें से, इन दोनों में से अगर हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है। गुणनखंड करने का तात्पर्य ये हुआ कि उसको एक पद बना दीजिए, संख्याएं वो सब गुणा में आए। यहाँ पे जैसे ये बाकी में, ये जोड़ में आ रही है ना, इस झंझट को खत्म करना है, तभी वो गुणनखंड कहलाता है।
तो अगर इन दोनों में से अगर हम कोई राशि कॉमन ले सकते हैं तो वो है x स्क्वायर। x स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो इन दोनों में से इस पहली वाली में बचता है x और इसमें बचता है -2। ठीक इसी प्रकार इन दोनों में के ग्रुप में से अगर -1 हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचता है x और इसमें बचता है -2। अब इसमें दो पद हो गए, एक पद में तो x गुणा ये कोष्टक है, इसमें -1 गुणा ये कोष्टक है। अब कोष्टक वाली राशि दोनों में एक जैसी है, -x -2, वो कॉमन ले लें तो क्या बचता है, इसमें तो बचता है x स्क्वायर और इसमें बचता है -1। यहाँ पे दो संख्याएं आ गई, दोनों संख्याएं किस में है, गुणनखंड में। एक प्रकार से ये भी इतना ही अगर आप करते हो, ये एक प्रकार का उत्तर ही है, ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखिए इस प्रश्न को, एक अगले प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल नहीं कर पाएंगे, तो उनमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें ये देखना है कि उन प्रश्नों के तरीके से हम अगर इसी प्रश्न को विकल्प 2 के प्रकार से करते हैं। अब आगे के प्रश्न इस दूसरे विकल्प के हिसाब से ही होंगे। जो अपनी बहुपद की संख्या है x³ -2x² -x+2, इसमें अचर के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, अचर के संभावित गुणनखंड, यानी अचर क्या है, 2, अचर मान क्या है 2, इसके संभावित गुणनखंड क्या आ सकते हैं, यानी 2 किस किस के पाड़े में आ सकता है, 1 के पाड़े में आ सकता है और 2 के पाड़े में आ सकता है। अब जो अचर के संभावित मान आए हैं ना, उन संभावित मानों को हम इसमें लिखते हैं। x के बराबर एक बार 1 लिखेंगे, x के बराबर एक बार -1 लिखना हो सकता है, एक बार x के बराबर 2 लिखेंगे, x के बराबर -2 लिखेंगे, बार बार लिखेंगे ऐसा नहीं है, लिख के याद इसका मान ज्ञात करेंगे। जिस अक्ष के लिए, यानी जिस अक्ष के लिए ये शून्य हो जाएगा वो उसका एक गुणनखंड होगा। ऐसा ही हमने पढ़ा था, शेषफल पर में बोल दो चाहे गुणनखंड पर में बोल दो, ऐसा हमने पढ़ा था कि बहुपद के शून्यांक मान का, बहुपद के शून्यांक मान को अगर किसी अन्य बहुपद में रखते हैं और जो प्राप्त होने वाला मान जो शेषफल होता है वो अगर 0 प्राप्त हो जाए, यानी किसी भाजक के शून्यांक का अगर मान भाजक के शून्यांक का मान अगर हम भाज्य में रखते हैं तो अगर मान 0 प्राप्त हुआ, अगर शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो वो भाजक उस भाज्य का गुणनखंड होता है। ये बात ही इसमें काम आएगी। तो यहाँ पे हम अगर एक बार x+1 वाले को हल करते, x+1 रखते हैं, तो अगर इस बहुपद में x+1 रखें, x बराबर 1 रखें तो क्या आ जाएगा, 1⁻³ -2 गुणा 1⁻² -1+2, 1⁻³ 1 -2 गुणा 1⁻² 1 ही होता है, -1+2, 1+2 -1+2, यहाँ पे माइनस है चिन्ह, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस चिन्ह, 1 प्लस वाला 1 माइनस से कट गया, 2 माइनस वाला 2 प्लस से कट गया, बराबर 0। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने शेषफल प्रमेय में पढ़ा था वो लिखना है कि x बराबर 1 रखने से बहुपद का मान या शेषफल, बहुपद का मान शेषफल होते हैं, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। अतः x-1 बहुपद का गुणनखंड होगा, x-1 बहुपद का गुणनखंड होगा। x-1 बहुपद का गुणनखंड क्यों होगा? क्योंकि
इसको पक्षांतरण करो, x माइनस 1 बराबर 0, यानी बहुपद का शून्यांक 1 था तभी ये x माइनस 1 आया। शून्यांक 1 कैसे था? शून्यांक 1, इसका शून्यांक क्या है? x बराबर 1 ही है। इस बहुपद का शून्यांक क्या है? x बराबर 1। अगर इस बहुपद का शून्यांक x बराबर 1 रखने से अगर इस मुख्य बहुपद का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही हमने पढ़ा है ना पहले कि दिए ये बहुपद जो अपना बन रहा है इसका शून्यांक x बराबर 1 होता है। शून्यांक मान को इसमें रखते हैं तो मान क्या आ रहा है? 0। यदि किसी बहुपद के शून्यांक मान को बाह्य बहुपद में रखने पर अगर प्राप्त होने वाला मान या शेषफल 0 हो तो वह बहुपद बाह्य बहुपद का गुणनखंड होता है। ऐसा ये रिवर्स आगे और पीछे परिभाषाओं का आसानी से समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब x माइनस 1 अगर बहुपद का गुणनखंड है तो अपना जो ये बहुपद आया है ना, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको एक अलग तरीके से लिखते हैं ताकि पदों का ग्रुप बनके x माइनस 1 दो में कॉमन आ जाए। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं x की घात 3, फिर हमें क्या लाना है? माइनस का 1 लाना है। तो अगर मैं इसको x स्क्वायर लिख देता हूं, इस पद का मैं टुकड़ा कर रहा हूं, x स्क्वायर लिख देता हूं, फिर माइनस का x स्क्वायर लिख देता हूं, फिर माइनस का x स्क्वायर लिख देता हूं। ये माइनस का 2x स्क्वायर था, वो माइनस का मैंने x स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पे क्या करना है? यहां जो माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं माइनस का, यहां पे लिख देता हूं मैं प्लस का x, यहां पे माइनस का 2x और प्लस का 2। ऐसा तो कैसे लिखा? ये अलग भाग विधि अगर हम सीख लेंगे तो भाग विधि के द्वारा भी हल कर पाएंगे। ये वास्तव में इस बहुपद का ही रूप है। देख लो, चाहे x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस माइनस के दोनों है तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का x है तो इन दोनों सजातीय पदों को देखो, माइनस का 2x और x, माइनस का x हुआ, प्लस का 2 है प्लस का 2 है। इससे होगा क्या? वो आगे हम प्रश्न करेंगे तब पता चलेगा। इससे ये होगा कि अगर इन दोनों में से अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचने वाला है? इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लिया तो बचने वाला है x माइनस 1, x माइनस 1 बचने वाला है। और अगर इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं माइनस का तो क्या बचना है? तो बचना क्या है? x माइनस 1 बचना है, x माइनस 1 बचना है। और अगर इन दोनों में से अगर माइनस का 2 कॉमन ले लिया जाता है तो क्या बचना है? x माइनस 1 बचना है। अब देखिए ये 3 पद हो गए, 1 2 3, इन सभी में क्या आ रहा है? x माइनस 1 आ रहा है, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1। अब हमने ऐसा इसलिए लिया था x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, हमने पता कर लिया था गुणनखंड है, तो प्रत्येक पद में आएगा। प्रत्येक पद में आने के बाद x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद इस पद में क्या बचेगा? इसमें बचेगा x स्क्वायर, इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 2। अब देखो ये प्रश्न अब हो गया चौथे प्रश्न की तरह, मध्य पद का विभाजन विधि लगानी है इसमें। तो x माइनस 1 तो चलो है ही। अब इसमें अगर हम मध्य पद विभाजन विधि लगाएं तो x स्क्वायर तो चलो है ही, लेकिन इस x स्क्वायर और माइनस 2 का गुणा कितना होता है? माइनस 2x स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको प्लस x माइनस 2x माइनस 2 ऐसे इस पद का विभाजन, ये जो आया है ना, इस पद का विभाजन आया है ये कितना है? वास्तव में माइनस x ही है, और माइनस x को हमने लिखा x वाला ये रहा, x स्क्वायर वाला ये रहा, माइनस 2 वाला ये रहा। ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि इन दोनों का अगर आप गुणा करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का गुणा भी माइनस 2x स्क्वायर होता है।
अब देखो x माइनस एक, चलो ये तो पहले से पढ़ा है, इसको रहने देते। यहाँ पे इन दोनों, अब क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, x प्लस एक बचेगा। इन दोनों में क्या आ रहा है, माइनस दो कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, x प्लस एक बचेगा। अब x माइनस एक, चलो ये है, और क्या रहने वाला है, x प्लस वन, एक इसमें भी आ रहा है, x प्लस एक इसमें भी आ रहा है, तो x प्लस एक फिर कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, इसका x बचेगा, इसका माइनस का दो बचेगा। अब देखो गुणनखंड में जो संख्याएं है उनको एक सरल समीकरण रूप में भी हमें पता होना चाहिए कि x माइनस एक फिर x प्लस एक और फिर x माइनस दो। अब x प्लस एक और x माइनस एक होता है ना, उसको x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस एक और इसको लिख सकते हैं x माइनस दो। ये गुणनखंड आ गया। क्योंकि इस प्रश्न में हम ये उत्तर जो है ना, ये वाला उत्तर ये यहां पर ही प्राप्त कर चुके थे। इस प्रश्न को आप इतना भी कर देते हो तो ये गलत होने वाला नहीं है, लेकिन ये दूसरा विकल्प मैंने इसलिए बताया ताकि आगे के प्रश्नों को समझने का जो आधार था, जो तरीका था, वो हम यहीं पे समझ चुके हैं। सबसे पहले क्या तरीका अपनाया था हमने, कॉमन लेने का, उससे उत्तर आ गया था। लेकिन दूसरा विकल्प में हम आगे के प्रश्न जिनको कॉमन लेने के बाद हल नहीं कर पाते हैं उनको करने का तरीका ये है। तो अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की। चलिए, इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको हल करना है। तो इसको हल करने का जो तरीका हमने पहले क्वेश्चन का जो दूसरा तरीका विकल्प पढ़ा था ना, उससे हम हल करेंगे। यहां पे क्या है, अचर पद के संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, संभावित गुणनखंड, अचर पद के संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। जो अचर पद है ना अपना -5, इसके गुणनखंड में प्लस माइनस एक भी आ सकता है, प्लस माइनस 5 भी आ सकता है। इतना ही है, गुणज या गुणनखंड हो सकता है, गुणनखंड लिखना है। यहाँ पे होता एक्चुअल में ये है कि इसके गुणनखंड में क्या क्या आ सकता है, प्लस माइनस एक और प्लस माइनस 5 आ सकता है। अब जो इसका गुणनखंड आया ना, उसको हम x के बराबर मान रखते हैं, x बराबर एक बहुपद, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 में रखेंगे। में रखने पर क्या होगा, देखो ये P1 रख देते हैं, P1 पॉलिनोमियल्स एक में, 1 पर घात 3 माइनस 3, 1 पर घात 2 माइनस 9 गुणा 1 माइनस 5। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -3 गुणा 1 आएगा, यहाँ माइनस का 9 आएगा, यहाँ माइनस का 5 आएगा। 1 -3 -9 -5 कितना आ गया, देखो माइनस का 17 और प्लस का 1 है, तो माइनस का 16 बराबर नहीं है 0 के। अतः x बराबर 1 का मतलब बहुपद क्या है, x माइनस 1। x बराबर 1 किस बहुपद का शून्यांक होता है, x माइनस 1 बहुपद का शून्यांक होता है। x माइनस 1 बहुपद होता है ना, x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब इसमें एक तो हम चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं दूसरे को। यहां से यहां तक का काम एक दूसरे में और करते हैं। x बराबर -1 बहुपद कौन सा है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 में रखने पर ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अब की बार जो अपना बहुपद है पॉलिनोमियल्स को -1 के लिए, तो -1 पे घात 3, चलो माइनस
3 गुणा माइनस 1 पे घात 2 माइनस 9 गुणा में माइनस 1 प्लस माइनस में 5। अब माइनस पे घात विषम तो माइनस की आनी, 1 पे घात 3 तो 1 आनी, माइनस 3 गुणा माइनस पे घात सम तो प्लस की आनी है, 1 पे घात 2 तो 1 आना, माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस का 9 और माइनस का 5। यहाँ पे देखो माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 यहाँ बराबर माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस, इसके बराबर में 0 आ गया। x माइनस 1 पर बहुपद का मान जो शेषफल है, शेषफल 0 है। अतः अब ये जो x बराबर माइनस 1 है ना, ये किस प्रकार के बहुपद का शून्यांक है? x प्लस 1 प्रकार के बहुपद का शून्यांक है। अतः x प्लस 1 इसका शून्यांक हमने रखा इस बहुपद में, तो शेषफल 0 आया, यानी प्राप्त मान 0 आया। इसका मतलब ये बहुपद है ना, इसका शून्यांक रखने से प्राप्त मान शेषफल 0 आ रहा है, वो बहुपद x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। अब यहां पे देखिए, यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर x की घात 3 माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को हम इस प्रकार से विभक्त या विस्तृत करते, जिसमें से दो दो के ग्रुप से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, दो पदों में से अगर कोई कॉमन ले तो x प्लस 1 कॉमन आ जाए, पहले में x कॉमन रह जाए, दूसरे में 1 आ जाए, तो अपनी सूझ समझ से ये प्रश्न हल हो पाएगा। आपको बार बार अभ्यास करना है कि कैसे होगा। देखो ये पद है ना x क्यूब वाला, इसमें से कॉमन लेने पर x स्क्वायर बचना चाहिए और लास्ट में 1 बचना चाहिए। तो x क्यूब के साथ x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन लेने पर x तो बच जाएगा, लेकिन 1 बचेगा, 1 लेना है, x स्क्वायर लेना है, x स्क्वायर लेना है। इतने को हल करके इन दोनों पदों में से अगर हम x स्क्वायर कॉमन लें तो क्या बचने वाला है? x प्लस 1 बचने वाला है। अब देखिए आगे के प्रश्नों को हम ऐसे साथ नहीं करें। इन दोनों पदों में देखो एक बार x स्क्वायर आ गया, जबकि x स्क्वायर था कितनी बार? -3 बार था। तो प्लस वाला अगर एक बार हमें जरूरत हुई तो माइनस वाला अगर 3 था तो यहाँ पे हमें माइनस वाला 4 लिखना पड़ेगा x स्क्वायर, तभी तो ये वाला है ना, ये इतना ये माइनस का 3 x स्क्वायर रहेगा सजाती पदों को। अब देखो -4 x स्क्वायर में से अगर हम कुछ कॉमन ले तो बचना क्या चाहिए? x। तो इसमें से कॉमन ले क्या सकते? -4x कॉमन ले सकते हैं। तो -4x कॉमन ले और आगे हमें अगर 1 बचाना है तो -4x ही तो लिखना पड़ेगा। इनमें से अगर हम आगे करें तो इसमें से -4x कॉमन ले लिया मानिए, तो क्या बचेगा आगे? x प्लस 1 बचेगा। अब यहां देखना है कि -4x तो हमने ले लिया था और है कितना? -9 है, तो हमें -5x और लेना है और -5 वाला और लेना है। तो अब इनमें से हम देखते हैं कि अगर इनमें से -5 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे तीनों पदों में आपको बार बार इसको देखना है कि ये है कितना? x क्यूब, ये x स्क्वायर वाले कितने? -3x स्क्वायर, x वाले कितने? -4 और -5, -9 ही है, -5। इनको विस्तृत रूप में लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका ये था कि अगर दो के ग्रुप में से हम कॉमन लें कोई भी राशि, तो पहले में से x बच जाए, दूसरे में 1 बच जाए, x प्लस 1 आ जाए, इसमें भी x प्लस 1 आ जाए और इसमें भी x प्लस 1 आ जाए, क्योंकि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। अब अगर x प्लस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचेगा? x स्क्वायर, इसमें से -4x, इसमें से 5। अब मध्य पद विभाजन वाली विधि इसमें लगा देनी है। मध्य पद विभाजन मतलब इस -4 को
इस प्रकार से बांटो कि उसका गुणनखंड माइनस का 5 अक्स स्क्वायर आ जाए। तो मेरे ख्याल से अक्स और माइनस का 5 अक्स हम इसमें ले सकते हैं। अक्स प्लस का अक्स और माइनस का 5 अक्स हो तो माइनस का 4 अक्स ही रहेगा। यहाँ पे तो चलो अक्स प्लस 1 तो है ही, यहाँ अक्स स्क्वायर शुरुआत में और ये -5 लास्ट में, लेकिन ये हम जो माइनस 4 अक्स आया था उसकी जगह हमने अक्स -5 अक्स लिख दिया है। चलिए आगे हल करते हैं। अक्स प्लस 1 लिख दिया यहाँ। अब इनमें से इन दोनों में से कुछ कॉमन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं अक्स, तो बचेगा क्या अक्स प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आया जाएगा माइनस का 5, तो क्या बचेगा अक्स प्लस 1। यहाँ अक्स प्लस 1 लिख देते हैं चलो, तो यहाँ क्या बचेगा अक्स प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा अक्स -5। तो इसका गुणनखंड अंततः क्या मिल गया हमें अक्स प्लस 1 फिर अक्स प्लस 1 फिर अक्स -5। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट को कर चुके हैं, तीसरे और चौथे पॉइंट को भी हम करने का प्रयास करते हैं। तो चलो ये प्रश्न यहाँ वाली बात ये समझ में आनी चाहिए, बहुपद के संभावित जो गुणनखंड हो सकते हैं उन संभावित गुणनखंडों का मान चर के बराबर रखना है। चर के बराबर रख के उस बहुपद का मान ज्ञात करना है। अगर 0 आ गया तो उस संभावित मान जो है वो ऐसे बहुपद को लेना है जो वो संभावित मान उस बहुपद का क्या शून्यांक हो। तो अगर उस बहुपद के शून्यांक को रखने पर अगर बहुपद का मान यानी शेषफल 0 आ जाता है तो वो बहुपद उसका गुणनखंड होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आप बार बार दोहराव करोगे, एक बार से समझ में नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो इसका पार्ट नंबर 3 और कर लेते हैं। 3 नंबर पार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप अगर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसी लग रही है क्लास उसका फीडबैक देने के लिए कमेंट कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का तरीका जो हमने पहले पढ़ा है वही है, सेम ही है कि इस बहुपद में जो अचर मान आया है उस अचर मान के संभावित गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं और उन गुणनखंडों को हमें रखना है मुख्य बहुपद में। अगर गुणनखंड के जिस मान के लिए अगर बहुपद 0 हो जाएगा तो हमें उस गुणनखंड के मान से एक बहुपद बनाना है। वो बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। ये बात थोड़ी सी सुनने में अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो दिमाग से सुनिए और आसानी से ये बार बार रिपीट करके समझने का प्रयास कीजिए, ज़रूर समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो अचर मान आया है, अचर वो है 20 के संभावित गुणनखंड में लिखने हैं, संभावित गुणनखंड। अब इसके संभावित गुणनखंड क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। इसके संभावित गुणनखंड क्या हो सकते हैं, या तो +-1 हो सकता है, +-2 का 20 में भाग जा सकता है, +-4 हो सकता है, +-5 हो सकता है, +-10 हो सकता है और +-20 हो सकता है। ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 6 संख्या प्लस और माइनस किया तो 6 दूनी 12 इसके संभावित गुणनखंड हो सकते हैं। अब 12 गुणनखंडों में सबसे पहले हमें एक एक का लिख के चेक करना है। वैसे आप यहाँ कॉपी में न लिख के रफ कॉपी में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन शुरू में 1 2 चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 बहुपद x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 में रखते हैं। रखेंगे तो क्या आ जाएगा
1 की घात 3 प्लस 13, 1 की घात 2 प्लस 32, 1 प्लस 20 इसमें रख दिया। 1 प्लस ये 13 ही होगा, प्लस ये 32 होगा, ये 20 होगा। कितना हो जाएगा? 13 1 14 और 32 46 और 20 56, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब इस चर से बनने वाला बहुपद, अतः x माइनस 1 बहुपद बनेगा ना, x बराबर 1 से बहुपद, अतः x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे? x बराबर -1 रख के चेक करेंगे, बार बार रखेंगे, एक बार इसको प्लस को एक बार -1, x बराबर -1 चलो रख देते हैं सीधा। यहाँ पे -1 की घात 3 प्लस 13, -1 पर 13, -1/2 प्लस 32 गुणा -1 प्लस 20 बराबर, ये हम पॉलिनोमियल्स -1 के लिए, ये हमने लिया था 1 के लिए, यहाँ से हमारा हल स्टार्ट हुआ है। अब देखिए माइनस पे घात विषम है तो माइनस की संख्या आएगी, 1/3 है तो 1 आएगी, प्लस यहाँ पे माइनस पे घात सम है तो प्लस की आएगी, 13 से गुणा होकर 13 हो जाएगा, 32 और -1 गुणा होकर माइनस का 32 हो जाएगा, प्लस का 20, माइनस के कितने माइनस माइनस वाले गिनो 33, प्लस वाले 33 बराबर में 0। ठीक है, x बराबर -1, x बराबर -1 से बहुपद का मान, जिसको हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल पर में से यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः x प्लस 1, क्यों इस शून्यांक मान से बहुपद, किस बहुपद का शून्यांक है? x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। अब x प्लस 1 गुणनखंड होगा तो इसको हम अलग विस्तृत रूप में लिखेंगे, जैसे हमने पहले लिखे थे वैसे लिखेंगे। तो अगर x क्यूब में से हमें अब कोई कॉमन लेके 1 बचाना है तो x स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ 13x स्क्वायर था तो 12x स्क्वायर हमने फिर लिख दिया। यहाँ 13x स्क्वायर ये 13x स्क्वायर ये, आगे क्या काम आएगा देखो। अब 12x स्क्वायर कॉमन में लेंगे तो इसके साथ 12x लेंगे, 32 को 12 प्लस 20x लिख देंगे, 12x प्लस 20x फिर 20 है। ये जो बहुपद है ना, ये बहुपद ये है, इसको विस्तृत रूप में लिखा है और इस रूप में लिखा है, इस प्रकार लिखा है कि उनके दो के ग्रुप में से अगर हम कोई कॉमन लेंगे तो प्रत्येक में बचने वाली संख्या x प्लस 1 होगी। कैसे देखिए, इसमें से अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? x प्लस 1 बचता है। इसमें से अगर हम 12x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? x प्लस 1 बचता है। इसमें से अगर हम 20 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 बचता है। अब x प्लस 1 ही बचाना था इस प्रकार से, तो इसको खोल के लिखा था। अब इतना हमें दिमाग में थोड़ा सा कसरत करके पता करना है कि इस प्रकार इसको किस प्रकार खोलें। x प्लस 1 अगर इन सब वालों में से कॉमन ले लें तो क्या बचना है? x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बचना है। यहाँ पे वापस क्या करना है? मध्य पद का विभाजन। मध्य पद का विभाजन किस प्रकार से करना है वो हमने पढ़ लिया कि इस 12 का जोड़, बाकी तो 12 ही रहना चाहिए लेकिन गुणा 20 हो जाए तो 10 और 2 बना लेंगे। तो 10 और 2 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा देखो, x प्लस 1 तो चलो है ही, यहाँ पे x स्क्वायर वाला है ना, x स्क्वायर के गुणा में जो 12x था ना उसको हम 2x प्लस 10x लिख देंगे और प्लस में जो 20 है उसको 20 का 20 ही रहने देंगे। यहाँ पे जो ये लिखा है ये इस 12x के 2 टुकड़े किए, मध्य पद का विभाजन किए। इन दोनों का गुणा 20x आ रहा है, इन दोनों का गुणा भी 20x स्क्वायर आएगा, इन दोनों का गुणा भी 20x स्क्वायर आएगा। अब x प्लस 1 अगर हम लिखते हैं
तो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, x प्लस 2। इन दोनों में क्या आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ x प्लस 2 अगर कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। इस प्रकार से हमारी जो गुणनखंड की जो संख्या आएगी वो आएगी x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। ये अपना हुआ उत्तर। इस प्रश्न को करने के बाद आप इस प्रश्नों को बार बार रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कठिन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं है। अगर आप एक दो बार देखेंगे, क्लास लेंगे और फिर आप कॉपी में लिख के उसको रिवाइज करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, इतना कुछ हार्ड है नहीं। तो अब हम इसके लास्ट पार्ट की ओर बात कर लेते हैं, एक पार्ट बचा हुआ है इसका। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। चौथे पार्ट में लिखा हुआ है 2y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब हमें क्या करना है, सेम ही काम करना है कि अचर के संभावित गुणनखंड, अचर के संभावित गुणनखंड, अचर के संभावित गुणनखंड लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, अचर क्या है यहाँ पे -1, इसके संभावित गुणनखंड क्या हो सकते हैं, +-1 हो सकता है। अब x बराबर क्या रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, चलो रखते हैं x बराबर 1 रखेंगे। तो अब की बार जो पॉलिनोमियल्स आया वो y में आया है, तो पॉलिनोमियल्स x बराबर 1 py में रखने पर, py में रखने पर, अब py का तात्पर्य क्या है, अब की बार p1 करना पड़ेगा और y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, y, यहाँ पर चर राशि y है तो y बराबर 1 रखना पड़ेगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 1। यहाँ पे 2 गुणा 1 की घात 3 1 ही होता है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि 2 प्लस का 2 माइनस से कट, 1 प्लस का 1 माइनस से कट, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया, बराबर में क्या आ गया, 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या होता है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ आता है y माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। चलिए अब अगर y माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो हम इसको हल करते हैं, किस प्रकार से ये गुणनखंड हो सकता है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने जो बहुपद अपना मुख्य बहुपद है क्या है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको इस प्रकार से लिख दिया, 2y क्यूब का तो 2y क्यूब, चलो y स्क्वायर को जो प्लस का y स्क्वायर था ना उसको माइनस का 2y प्लस का 3y स्क्वायर, माइनस का 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये वास्तव में कितना है, ये इतना ही था। अब ऐसा क्यों लिखा वो तो आगे पता चलेगा। अब जो माइनस का 2y है ना उसको माइनस का 3y प्लस का y लिख दिया और माइनस का 1 है। अब ऐसा लिखने से हमें क्या फायदा होगा, या ऐसा किस प्रकार से लिखा, ऐसा ही कैसे लिखा, दिमाग में क्या आया, ऐसा दिमाग में इसलिए आया कि अगर इन दोनों में से अगर 2y क्यूब वाले में से 2y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, y माइनस 1 बचता है। y माइनस 1 बचाना था क्योंकि y माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो इसमें से अगर 2y स्क्वायर कॉमन ले लें तो y तो बचेगा, लेकिन अगले वाले में से क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। 1 कब बच सकता है,
जब 2y² हो तभी तो 1 बच सकता है, इसलिए ऐसा लिया था। अब ये माइनस का 2y² ले लिया था, जबकि हमारे पास था y²। इसका मतलब आगे इसको पूरा मतलब एक ही रूप में लिखने या एक जितना लिखने के लिए -2y² हमारी जरूरत के हिसाब से लिख दिया, जबकि था y², तो इसका प्लस में 3y² लिखेंगे तो वो एक प्रकार से जितना था वैसा का वैसा ही हो जाएगा। अब इन दोनों में से अगर 3y² में से अगर हम एक में से y कॉमन बचाना चाहते हैं तो इसका मतलब 3 और y कॉमन ले लेंगे तो y² बच जाएगा, सॉरी y बच जाएगा। और अगर ये y बच गया तो आगे हमें एक बचाना है, एक कब बच सकता है जब 3y हो आगे, इसीलिए तो हमने 3y लिया था, ये 3y हो तो एक बच गया। अब ये 3y लिख दिया, जबकि हमारे पास था कितना माइनस का 2y था। 3y अगर माइनस का हमें जरूरत के हिसाब से लिख दिया तो प्लस का 1y जोड़ के और लिख दो, ताकि ये मेंटेन हो जाए, ये इसके जितना ही रह जाए, कम ज्यादा नहीं हो। ये हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा तो y - 1 बच जाएगा। अब इन सब में से देखो y - 1 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे वापस वो विधि लगानी है, मध्य पद विभाजन विधि। मध्य पद विभाजन विधि, मध्य पद विभाजन विधि लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y - 1 तो है ही पहले से, लेकिन इस वाले पद का विभाजन हम किस रूप में कर लेंगे, चलो 2y² तो पहले है और प्लस 1 बाद में है, लेकिन 3y को हम किस प्रकार से बांटेंगे ताकि ये किस रूप में आए, इन दोनों के गुणा के रूप में आए। इन दोनों का गुणा कितना आता है, 2y² है, तो अगर इसको 2y + y लिख दें तो कितना हो जाएगा, 2y² बचेगा, ये विभाजन हो गया। अब y - 1 और 2y² और 2y में से अगर 2y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, y + 1। इसमें से अगर a कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा y + 1। अब देखिए यहाँ पे y - 1 बचा, यहाँ y - 1, यहाँ y + 1 कॉमन लेने के बाद 2y + 1 बचेगा। इस प्रकार से इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, y - 1 y + 1 2y + 1। इस प्रकार से इस उत्तर तक हम पहुंच चुके हैं। ये इस प्रश्नावली को हम ये प्रश्न करने के बाद इस प्रश्नावली को हम पूरा पढ़ चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो फीडबैक के रूप में कमेंट भी लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर कुछ इसमें अच्छा है तो अच्छा लिखिए, कुछ इसमें अगर सही नहीं लग रहा है तो वो लिखिए, ताकि उसमें हम सुधार करके आगे की क्लासों में हम जरूर आपकी बात को मानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।